नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो बिल्कुल आपको पता होगा कि शाम 3 बजे हमारी क्लास जो है RWA का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है, जिसमें से अब तक जो है हमने 6 प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर दिया है। आज का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 7वां है। अगर इससे पहले का आप 6 वीडियो जो अपलोड किया गया है उसको नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, आप वहां से जाके RWA का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर सकते हैं। बात करें दोस्तों तो सुबह में हमारा यूथ कंपटीशन का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है। अगर उस वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो है YCT प्लेलिस्ट का नाम से आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं जो कि यूथ कंपटीशन का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है। अगर बात करें दोस्तों तो सभी PDF को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं, चाहे यूथ कंपटीशन का हो या फिर RWA का प्रैक्टिस सेट हो या फिर किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट हो, तो सभी को अपलोड किया गया है आपके जो टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर उसका लिंक आपको नाम काम नहीं कर रहा है तो आप अपने टेलीग्राम में जाइए, वहाँ सर्च कीजिए टेस्ट वाला 223224, वहाँ से जाके आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो चलिए आज का हम प्रैक्टिस सेट नंबर 7वां शुरू करते हैं। तो इनमें से आज का पहला प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर जो है हड़प्पा सभ्यता की पहली बार खगोलीय वेधशाला पाई गई है। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से जो है खगोलीय वेधशाला पाई गई है दोस्तों? ऑप्शन आपके सामने है कालीबंगा जो कि राजस्थान में है, धौलावीरा गुजरात में है, या फिर गोलाधोरो गुजरात राज्य में ही है, लोथल की बात की गुजरात राज्य में है। तो कहाँ से मिला है दोस्तों खगोलीय वेधशाला? तो खगोलीय वेधशाला की बात की जाए दोस्तों तो यह धौलावीरा जो स्थान है यह गुजरात राज्य से मिला है। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें दूसरा प्रश्न पूछा जा रहा है, कैवल्य जो है किस धर्म से संबंधित है? कैवल्य जो है किस धर्म से संबंधित है दोस्तों? बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, हिंदू धर्म से या फिर सिख धर्म से संबंधित है। तो कैवल्य की बात किया जाए दोस्तों, कैवल्य का शाब्दिक अर्थ जो होता है पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना। कैवल्य जो होता है पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना, और यह इसका संबंध जो है दोस्तों आपके जैन धर्म से है। किससे है? कैवल्य जो है जैन धर्म से इसका संबंध है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा दोस्तों। 12 वर्ष की जो कठोर तपस्या के बाद महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ था, और उन्हीं को कहा जाता है कि कैवल्य प्राप्त हुआ था। महावीर स्वामी को क्या प्राप्त हुआ था? कैवल्य, जिसे जो है कहा जाता है कि ज्ञान प्राप्त हुआ था। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। इसमें पूछा जा रहा है, तीसरा प्रश्न है कि कह रहा है कि उस राज्य का नाम बताइए जो चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवियों ने जो है दहेज के रूप में दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य को इनमें से कौन सा क्षेत्र जो है उसको दहेज में मिला था, यह हमसे पूछा गया है। उज्जैन मिला था, साकेत, प्रयाग या फिर पाटलिपुत्र मिला था। तो चंद्रगुप्त प्रथम की बात की जाए दोस्तों तो इसकी शादी जो है लिच्छवी राजकन्या कुमार देवी से होती है। जो चंद्रगुप्त प्रथम था इसकी शादी किससे होती है? इसकी शादी की बात करें दोस्तों तो कुमार देवी से होती है। किससे होती है? कुमार देवी से इसकी शादी होती है दोस्तों। कुमार देवी से इसकी शादी होती है। इसके बाद जो है शादी के बाद पाटलिपुत्र जो है उस समय का क्षेत्र था, इसे जो है दहेज में दिया जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। प्रश्न पूछा जाएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी का नाम क्या था? तो कुमार देवी था। और इसको दहेज में कौन सा क्षेत्र मिला था? तो पाटलिपुत्र जो है बिहार का पाटलिपुत्र, यह इसको दहेज में मिला था। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें चौथा प्रश्न पूछा जा रहा है। चौथा प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि उस भारतीय राज्य की पहचान करें जिसे जो है महाकाव्य में जो है प्राग ज्योतिष के नाम से जाना जाता है। उस भारतीय राज्य की पहचान करिए जिसे महाकाव्य के जो है प्राग्ञ ज्योतिष के नाम से जाना जाता था दोस्तों। किसे? बिहार है, केरल है, असम है या फिर उड़ीसा है। तो किसको जाना जाता था दोस्तों? एक मिनट, किसको जाना जाता था? ऑप्शन आपके सामने बिहार है, केरल, असम, उड़ीसा नाम से। तो पूछा गया है कि उस भारतीय राज्य की पहचान कीजिए जिसे जो है महाकाव्य के प्राग ज्योतिष के नाम से जाना जाता था।
प्रागज्योतिष के नाम से जाना जाता है दोस्तों आपके असम राज्य को। किसे? असम को। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि हौज ए सुल्तानी जलाशय का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? हौज ए सुल्तानी जलाशय का निर्माण कौन शासक करवाया था? ऑप्शन आपके सामने है, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। तो हौज ए सुल्तानी जो जलाशय था इसका निर्माण कराने वाला जो शासक है यह आपका इल्तुतमिश है दोस्तों। कौन है? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश की बात की जाए दोस्तों तो इसे जो है गुलामों का गुलाम कहा जाता है। इसे जो है इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है क्योंकि यह जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। और इसकी बेटी की बात करें तो इसकी बेटी थी रजिया सुल्तान। कौन थी? रजिया सुल्तान। इसके बाद इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर बैठती है। ठीक दोस्तों, तो हमसे पूछा गया था कि हौज जो है हौज ए सुल्तानी जलाशय का निर्माण कौन करवाया था? तो इल्तुतमिश करवाया था। अगला प्रश्न है 6वां पूछा जा रहा है। इसमें कह रहा है कि संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? जो संथाल विद्रोह हुआ था यह कब हुआ था? 1855 से 56 के बीच में, 1825 के 26 के बीच में, या 1848-49 के बीच में, या 1874-75 के बीच में हुआ था। पूछा गया है कि संथाल विद्रोह कहाँ से हुआ था। संथाल विद्रोह की बात करें दोस्तों तो संथाल विद्रोह जो है दोस्तों यह भागलपुर से प्रारंभ हुआ था। संथाल विद्रोह जो हुआ था कहाँ से हुआ था? संथाल विद्रोह आपका भागलपुर से शुरू हुआ था दोस्तों। और कब शुरू किया गया था? तो यह आपका 1855-56 के बीच में इसकी शुरुआत की गई थी संथाल विद्रोह का। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगर बात करें इसके जो संथाल विद्रोह के नेता कौन कौन से थे दोस्तों, इसके जो 4 प्रमुख नेता हैं वह बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। संथाल विद्रोह के एक सिद्धू और एक दूसरे थे कान्हा, तीसरे व्यक्ति का नाम था चांद और चौथे व्यक्ति का नाम था भैरव। ठीक दोस्तों, यह 4 व्यक्ति बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। संथाल विद्रोह में कौन कौन नेता थे? तो यह आपके सिद्धू थे, कान्हू के बाद जो है आपके चांद थे, चांद के बाद भैरव थे। यह 4 व्यक्ति जो है संथाल विद्रोह से संबंध है इनका है। पूछा जाए कि संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो 1855 से 56 के बीच में हुआ था। यह कहाँ से प्रारंभ किया था? तो यह भागलपुर से शुरुआत किया गया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें 7वां प्रश्न पूछा जा रहा है। 7वां प्रश्न है, इसमें कह रहा है कि भारत के बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ था? पूछा गया कि भारत में जो है बजट व्यवस्था सबसे पहले किसके शासनकाल में पेश की गया था? बजट जो है सबसे पहले किस शासक के शासनकाल में जो है पेश किया गया था, यह हमसे पूछा गया। कैनिंग के, डलहौजी के, रिपन के, या फिर एलिगन के शासनकाल? तो भारत में सबसे पहले जो बजट व्यवस्था आरंभ किया गया था यह शुरुआत किया गया था दोस्तों कैनिंग के शासनकाल में। सबसे पहले बजट जो पेश किया गया था कैनिंग के शासनकाल में पेश किया गया था। अगर बात करें दोस्तों कब पेश किया गया था, तो कैनिंग के शासनकाल में 1860 ईस्वी में जो है 1860 ईस्वी में पहली बार जो है बजट पेश किया गया था। कब किया गया था? 1860 ईस्वी में। इसमें लेकिन हमसे पूछा गया था किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ था, किस वायसराय के शासनकाल में बजट पेश हुआ था? तो कैनिंग के शासनकाल में जो है 1860 ईस्वी में पहली बार बजट पेश किया गया था। अगला प्रश्न है, इसमें 8वां पूछा जा रहा है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत जो है 9 जनवरी 1915 को कितने वर्षों बाद लौटे थे, यह हमसे पूछा गया। महात्मा गांधी जो है अफ्रीका में रह रहे थे, दक्षिणी अफ्रीका में, और वहाँ से जो है 9 जनवरी 1915 को भारत में लौटे थे। कितने वर्षों बाद यह लौटे थे, यह हमसे पूछा गया था। 22 वर्ष के बाद लौटे थे, 21 वर्ष के बाद, 24 वर्ष, या फिर 20 वर्ष के बाद लौटे थे। तो महात्मा गांधी की भी बात की जाए दोस्तों तो दक्षिण अफ्रीका से जो महात्मा गांधी आए थे यह 21 वर्षों के बाद वापस आए थे। कितने वर्षों के बाद? 21 वर्षों के बाद आए थे भारत में। अब किसके कहने पर भारत आए थे दोस्तों? किसके कहने पर भारत आए थे? तो एक व्यक्ति थे CF, कौन थे? CF
एड्रयूज थे। कौन थे? एड्रयूज। CF एड्रयूज के कहने पर जो है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 2015 को 1915 को जो है भारत लौटे थे। महात्मा गांधी भारत कब लौटे थे? तो 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे थे। कितने वर्षों बाद? 21 वर्षों के बाद। किसके कहने पर लौटे थे? तो CF एड्रयूज के कहने पर भारत लौटे थे महात्मा गांधी 1915 में। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 9वां प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है। इसमें कह रहा है कि शांतिपूर्ण प्रतिरोध जो है सत्याग्रह का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? कौन व्यक्ति प्रतिपादित किए थे दोस्तों? यह हमसे पूछा गया है कि सत्याग्रह का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था शांतिपूर्ण प्रतिरोध का। ऑप्शन आपके सामने है। बाल गंगाधर तिलक हैं, अरविंद घोष हैं, लाला लाजपत राय हैं, विपिन चंद्र पाल हैं। तो शांतिपूर्ण जो प्रतिरोध का सिद्धांत प्रतिपादित किए थे यह आपके किए हैं अरविंद घोष। कौन व्यक्ति हैं? अरविंद घोष जो है शांतिपूर्ण प्रतिरोध का सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है 10वां प्रश्न कि किस वर्ष जो है किस अधिनियम को भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है? किस अधिनियम को जो है सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है? मार्ले मिंटो एक्ट 1909 के, या फिर 1858 भारत शासन अधिनियम, या 1833 का चार्टर अधिनियम, या फिर 1853 का चार्टर अधिनियम। सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है किस अधिनियम को? यह कहा जाता है दोस्तों आपके मार्ले मिंटो एक्ट जो कि 1909 में आया था। मार्ले मिंटो 1909 के इस अधिनियम को जो है सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। इसी अधिनियम के तहत जो है दोस्तों मुस्लिम सदस्यों को चुनाव का क्षेत्र दिया गया था और उसमें वोट देने का अधिकार जो था, मतदान करने का अधिकार केवल मुसलमान के व्यक्ति थे। जो इसके तहत क्षेत्र दिया गया था मुसलमानों को, उसमें मतदान कर सकते थे, केवल मुसलमान ही कर सकते थे इस क्षेत्र में। जो मार्ले मिंटो सुधार के तहत कुछ क्षेत्र दिए गए थे मुसलमानों को, पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिए गए थे और उसमें जो है केवल मुसलमान ही व्यक्ति वोट डाल सकता था। तो किस अधिनियम के तहत? यह मार्ले मिंटो सुधार 1909 में जो आया था। अगला प्रश्न है, इसमें 11 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है। कह रहा है कि भारत के किस शहर में जो है पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है? भारत के किस शहर को जो है पूर्व का एथेंस नाम से जाना जाता है? कोच्चि को, पटना को, मदुरई को, या फिर इलाहाबाद जिसे प्रयागराज कहा जाता है? तो पूर्व का एथेंस के नाम से जाना जाता है दोस्तों यह आपके मदुरई शहर को। किसको? मदुरई शहर को जो है पूर्व का एथेंस के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें दोस्तों मदुरई किस नदी के तट पर है? तो यह वैगई नदी के तट पर है। वैगई नदी के तट पर स्थित है। कौन सा आपका जो है मदुरई जो है वैगई नदी के तट पर स्थित है। किस राज्य में है? तो यह सभी लोग जानते हैं तमिलनाडु में है। ठीक, कहाँ है? तमिलनाडु में। पूछा गया था हमसे कि पूर्व का एथेंस से किसे जाना जाता है? तो मदुरई को जाना जाता है। मदुरई जो है किस नदी के तट पर है? तो वैगई नदी के तट पर है। किस राज्य में है? तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है आपका मदुरई। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है 12 नंबर का प्रश्न है। इसमें कह रहा है कि हमारी सौर प्रणाली में सूर्य से 5वां ग्रह कौन सा है? 5वें नंबर पे कौन सा ग्रह आता है दोस्तों? अरुण ग्रह आता है, बृहस्पति, मंगल, या फिर शुक्र ग्रह। 5वें ग्रह पे जो आता है दोस्तों 5वें नंबर पे जो ग्रह आता है यह आपका जो है बृहस्पति है। कौन सा ग्रह है? बृहस्पति जो है ग्रह आपका 5वें स्थान पर आता है। पहले स्थान पर कौन आता है दोस्तों? तो पहले स्थान पे आपका आता है बुध। कौन सा आता है? बुध। बुध जो है पहले स्थान पे आता है। दूसरे स्थान पे आपका आता है शुक्र। दूसरे स्थान पे यह आता है आपका शुक्र। और तीसरे स्थान पे आपका आता है पृथ्वी। तीसरे स्थान पे कौन आते हैं? पृथ्वी। पृथ्वी आते तीसरे स्थान पे। और चौथे स्थान पे आपका आता है मंगल। मंगल जो है यह चौथे स्थान पर आता है।
5वें स्थान पे आपका बृहस्पति आता है और 6वें स्थान पे आपका शनि आता है। कौन? शनि जो है 6वें स्थान पे ग्रह आता है और 7वें स्थान पर आता है आपका अरुण। उसके बाद जो है वरुण आता है 8वें स्थान पर। 8वें स्थान पर कौन आता है? वरुण आता है। वरुण की बात की जाए, वरुण जो है 8वें स्थान पर आता है। अब फिर से पूछा जाए कि दोस्तों कि पहले स्थान पे कौन सा ग्रह आता है। एक मिनट, हम कलर चेंज कर रहे हैं। ठीक, अब पहले स्थान पे कौन सा आता है? तो पहले स्थान पर जो है बुध ग्रह आता है। दूसरे स्थान पे आता है आपका शुक्र ग्रह। तीसरे स्थान पे कौन आता है? तो तीसरे स्थान पे आपका पृथ्वी आते हैं। तीसरे स्थान पे कौन है? पृथ्वी है। चौथे स्थान पे आपका मंगल ग्रह है। 5वें स्थान पे आपका खुद पृथ्वी बृहस्पति है, यह पूछा गया है। 5वें स्थान पे बृहस्पति है और सबसे बड़ा ग्रह है दोस्तों। और 6वें स्थान पे कौन सा आता है? तो 6वें स्थान पे आपका शनि ग्रह आता है। 7वें स्थान की बात करें तो अरुण आता है और 8वें स्थान पे वरुण आता है। ठीक, अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है 13 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो है साक्षरता दर निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है सही बताया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर कौन सा सही जोड़ा बताया गया है? क्या पुरुष की संख्या जो साक्षरता दर थी 82.14% थी, या फिर महिलाओं की जो संख्या थी 74.04% थी? इनमें से कौन सा जो है साक्षरता दर सही दर्शाया गया है? इनमें से बात करें दोस्तों तो जो पुरुष की साक्षरता दर थी यह 82.14% थी। ऑप्शन पहला हमारा जो है पहला सही है। अगर बात की जाए महिला साक्षरता दर की तो 74.4% ना होकर यह थी आपकी 65.46% थी। 65.46% थी। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा कि केवल जो है इनमें पहला सही है। तो ऑप्शन पहले में दिया गया है ना तो पहला ना ही दूसरा, केवल पहला सही है केवल दूसरा, या पहला और दूसरा दोनों सही हैं। तो इसमें जो है हमारा केवल पहला सही है दोस्तों। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है कि भारत में किस खादान में जो है सोने के भंडार पाए जाते हैं। भारत में जो है किस खादान से जो है सोने के भंडार निकाले जाते हैं? जादूगोड़ा के खान से, या नोवा मुंडी के खान से, कोलार की खान से, या फिर सिंह भूमि की खान से? तो सोना का भंडार जो पाया जाता है दोस्तों सभी को पता होगा KGF कोलार गोल्ड फील्ड। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी हमारा सही होता है कि सोने के भंडार जो है कहाँ से मिलते हैं? कोलार की खान से मिलते हैं। ठीक दोस्तों, अगर बात की जाए कोलार की खान कहाँ है तो यह आपके कर्नाटक राज्य में है। कहाँ है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ है? कर्नाटक राज्य में। पूछा जाए कि सोने का भंडार कहाँ से निकाला जाता है? सोने के भंडार का जो क्षेत्र है यह कोलार गोल्ड फील्ड है। यह किस राज्य में है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है आपके। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें 15 नंबर का पूछा जा रहा है कि भारतवर्ष में खरीफ की फसल की व्यवस्था जो है जो कह रहा है कि भारतवर्ष में खरीफ की फसल की कटाई वर्ष के किस महीने में की जाती है। पूछा जा रहा है खरीफ की जो फसल है इसकी कटाई कब की जाती है। कटाई की बात की जाए दोस्तों तो जनवरी मार्च में की जाती है, या फिर फरवरी अप्रैल में की जाती है। अगला ऑप्शन है आपका सितंबर अक्टूबर में की जाती है, या फिर डी ऑप्शन है नवंबर या फिर जनवरी में की जाती है। खरीफ फसल की बात करें दोस्तों तो खरीफ फसल के अंतर्गत जो आते हैं, साइड में लिख रहे हैं, खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं आपके, खरीफ फसल के अंतर्गत आपके कौन कौन सी फसल आती हैं दोस्तों? इसके अंतर्गत आपकी आती हैं अरहर, अरहर। दूसरे नंबर पर आता है मक्का, मक्का। तीसरे नंबर पर आता है गन्ना, तीसरे नंबर पर गन्ना है। और बात करें तो चौथे स्थान पर आता है कपास, कपास भी खरीफ फसल की है, कपास। अब बात करें दोस्तों तो इनमें से किसकी फसल की कटाई जो है, जो इन ऑप्शनों में से किसकी फसल की कटाई सितंबर अक्टूबर में की जाती है? तो खरीफ फसल की जो कटाई की जाती है
यह सितंबर अक्टूबर माह में की जाती है। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा। इनमें से जो दिया गया है आपके खरीफ फसल में अरहर हो, कपास है, मक्का है या फिर गन्ना जो दिया गया है, इनकी कटाई जो है अक्टूबर से नवंबर माह जो है सितंबर से अक्टूबर के बीच में की जाती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है 16 नंबर का प्रश्न है। इसमें कह रहा है कि वस्तुओं और सेवाओं पर जो है लागू जीएसटी दरें हैं। जीएसटी दर किस परसेंट से लागू है दोस्तों? वस्तुओं और सेवाओं पर जो जीएसटी लागू की गई है दोस्तों, यह आपकी 0%, 5%, 12%, 18% या 28%। तो हमारा ऑप्शन जो होगा ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही है। पहले 0%, फिर 5%, 12%, 18% और 28% जो है वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी लागू है। अगर बात की जाए दोस्तों जीएसटी जो है भारत में कब से लागू है? जीएसटी लागू किया गया है दोस्तों आपके 2017 से। जीएसटी भारत में कब लागू की गई थी? यह 2017 से लागू की गई है। अगला प्रश्न है इसमें 17 नंबर का पूछा जा रहा है कि भारत में आर्थिक सर्वेक्षण जो है सरकारी स्तर पर जो है प्रतिवर्ष प्रकाशित करता है। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण सरकारी स्तर पर जो है प्रतिवर्ष कौन प्रकाशित करता है, यह हमसे पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने है नीति आयोग, रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय या फिर स्टेट बैंक। तो भारत में जो है आर्थिक सर्वेक्षण सरकारी स्तर पर प्रतिवर्ष जो प्रकाशित करता है यह आपका जो है वित्त मंत्रालय करता है। कौन है? वित्त मंत्रालय करता है आपका, प्रतिवर्ष जो है प्रकाशित करता है आर्थिक सर्वेक्षण सरकारी स्तर पर। ठीक, अगले प्रश्न की बात करते हैं तो 18 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है किस मंत्रालय के अधीन है दोस्तों? ऑप्शन है आपके सामने गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या फिर सी ऑप्शन वित्त मंत्रालय या फिर डी ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई नहीं। बात कर रहा है दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार जो है यह आपके गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगर बात की जाए दोस्तों मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? मानवाधिकार आयोग के गठन की बात की जाए तो 12 अक्टूबर 1993 में इसका गठन किया गया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार का गठन कब किया गया था? तो 12 अक्टूबर 1993 को इसका गठन किया गया था। यह मानवाधिकार आयोग जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है इसमें पूछा जा रहा है 19 नंबर का कि यदि किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति लगातार बढ़ती है तो केंद्रीय बैंक में हो सकता है, क्या हो सकता है दोस्तों? बात की जा रही है कि अगर जो है अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति लगातार बढ़ रही है तो केंद्रीय बैंक में जो होता है दोस्तों, केंद्रीय बैंक में क्या होता है? केंद्रीय बैंक में जो है रेपो की दर में वृद्धि हो सकती है। क्या कह रहा है? इसमें पूछा गया है कि यदि किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति लगातार बढ़ रही है तो केंद्रीय बैंक में रेपो दर में वृद्धि हो सकता है। क्या होता है? कि रेपो दर में वृद्धि हो सकता है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। अब इसमें पूछा जा रहा है 20 नंबर का प्रश्न है कि भारत में बैंकों का प्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार कब किया गया था? 1 अप्रैल 1951 को, 19 जुलाई 1969 को, 15 जुलाई 1969 या फिर 15 अप्रैल 1980 को किया गया था। पूछा है कि भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार कब किया गया था? तो पहली बार जो राष्ट्रीयकरण किया गया था दोस्तों यह आपका 19 जुलाई 1969 को किया गया था। पहली बार राष्ट्रीयकरण किया गया था। कब किया गया था? 19 जुलाई 1969 के जो है 14 वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कितने वाणिज्य बैंकों का? 14 वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और बाद में जो है 6 वाणिज्य बैंक जो हैं, जो लास्ट के 6 वाणिज्य बैंक हैं, इसका जो राष्ट्रीयकरण किया गया था दूसरे दौर 1980 में किया गया था। पूछा जाए कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था?
तो यह आपका किया गया था 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। बाकी 6 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था दूसरे दौर में 1980 में किया गया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है 21 नंबर का प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। भारत के जो है राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, यह बात किस अनुच्छेद में कहा गया है। अनुच्छेद 53 में है, अनुच्छेद 61 में, अनुच्छेद 74 में या फिर अनुच्छेद 13 में कहा गई है। तो बात की जाए दोस्तों भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा जो हटाया जाता है यह आपके अनुच्छेद 61 के तहत हटाया जा सकता है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है 22 नंबर का प्रश्न है कि पूछा जा रहा है दोस्तों इसमें मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। नीचे दिया गया है कि संविधान की कुछ सूचियां दी गई है और उनके विषय दिए गए हैं। पूछा गया है कि चौथी जो अनुसूचियां हैं यह किससे संबंधित है। चौथी अनुसूची की बात की जाए दोस्तों, चौथी अनुसूची आपकी राज्य सीटों में आवंटन से संबंधित है, ठीक। और षष्ठम अनुसूची की बात करें षष्ठम की, तो यह छठी अनुसूची जो है आपकी दोस्तों जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में उपबंध किए गए हैं। जो छठी अनुसूची है यह जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है। अष्टम अनुसूची की बात करें, 8वीं अनुसूची की, तो यह सभी को पता है दोस्तों, इसमें भाषा का उल्लेख किया गया है। 8वीं अनुसूची में भाषा के बारे में बात की गई है। 9वीं अनुसूची की बात करें दोस्तों तो 9वीं अनुसूची में जो है भूमि सुधार और जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन दिए गए हैं भूमि सुधार से। तो ऑप्शन क्या होगा, पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा। पहले का तीसरा और दूसरे का चौथा केवल ऑप्शन सी में दिया गया है, तो हमारा ऑप्शन जो होगा ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है 23 नंबर का, इसमें पूछा जा रहा है कि संविधान के अंतर्गत पंचायतों में जो है महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है। कौन सा अनुच्छेद में कहा गया है कि महिलाओं को 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी देता है, कौन सा अनुच्छेद देता है। तो यह आपका देता है दोस्तों 243 के घ में यह बातें कही गई हैं। अनुच्छेद 243 के अंतर्गत, अनुच्छेद 243 के घ के अंतर्गत दोस्तों पंचायतों में अनुसूचित जाति एससी और एसटी जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति महिलाओं को जो है आरक्षण देना अनिवार्य है। महिलाओं के लिए प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में कम से कम जो है 1/3, कम से कम आपके 1/3, 1/3, 1/3 स्थान जो है आरक्षित करना अनिवार्य है। किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो यह 243 के घ में कहा गया है। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है 24 नंबर का कि निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्ताव को भारतीय संविधान के मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया गया है। पूछा गया है कि निम्नलिखित विवादों में से किसमें जो है सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया गया है। कब प्रस्तावना को किस जो है भारतीय संविधान के मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया गया, किसमें बताया कि बेरुबरी बारीवाद में, फिर या फिर एक गोपालन विवाद में, या प्रिवी पर्स विवाद में केशवानंद भारती द्वारा जो है। ऑप्शन क्या होगा, केशवानंद भारती द्वारा जो है प्रस्तावना को जो है भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया गया है। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है 25 नंबर का, इसमें है कि आपका निम्न में से कौन जो है राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। कौन व्यक्ति होता है जो राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा के कार्यवाही में भाग ले सकता है। तो इसका जो सही आंसर होता है दोस्तों, मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो वह जो है लोकसभा कार्यवाही में भाग ले सकता है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो 26 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि दंत विशेषज्ञों द्वारा जो है किस प्रकार के दर्पण का उपयोग दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। जो दांतों के डॉक्टर होते हैं, मसूड़ों के पीछे जो कुछ कचड़े होते हैं या फिर जो खराब दांत होते हैं उनको देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं, यह हमसे पूछा गया है। समतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का,
अवतल दर्पण का या फिर बेलनाकार दर्पण का। तो दांत के जो डॉक्टर होते हैं दोस्तों, यह ज़्यादातर यूज करते हैं या आपके कौन से अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। इसमें छोटी चीज़ें जो है बड़ी दिखाई देती हैं, अवतल दर्पण का। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछा जा रहा 27 नंबर का प्रश्न है, कह रहा कि कृत्रिम उपग्रह में संचार के लिए किसका उपयोग किया जाता है। कृत्रिम उपग्रह के संचार के लिए जो है रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। कृत्रिम उपग्रह में संचार के लिए जो है रेडियो तरंगे प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है 28। इसमें पूछा जा रहा है कि कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को सामान्य रूप से किस नाम से जाना जाता है। जो कैल्शियम सल्फेट है वो सभी को पता होगा दोस्तों, जिप्सम के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि जो है नीला लिटमस पेपर अम्लीय घोल के संपर्क में आने से उसका रंग कैसा होता है। जो नीला लिटमस पेपर होता है अम्लीय घोल के संपर्क में आने से उसका रंग जो है दोस्तों यह आपका लाल हो जाता है। कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। अगला प्रश्न है इसमें पूछा जा रहा है कि जेलीफिश किस संघ का एक उदाहरण है। जेलीफिश जो है किस संघ का उदाहरण है दोस्तों। जेलीफिश की बात की जाए दोस्तों तो यह आपका है निडेरिया संघ का जो है उदाहरण है। जेलीफिश जो है निडेरिया संघ का उदाहरण है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो हिंदी का प्रश्न शुरू होता है। 36 नंबर से आपका हिंदी का प्रश्न शुरू है। इसमें से पहला प्रश्न है कि जिसे तैरकर पार करना कठिन हो उसके लिए एक शब्द में क्या कहते हैं। जिसे जो है तैर कर पार करना कठिन हो उसे एक शब्द में कहते हैं दूरस्तर कहते हैं। क्या कहते हैं? दूरस्तर कहते हैं। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। दुर्गम की बात की जाए दोस्तों तो दुर्गम किसे कहा जाता है। दुर्गम कहा जाता है दोस्तों जहाँ जो है जहाँ पहुँचना कठिन हो उसे दुर्गम कहा जाता है। जहाँ पहुँचना कठिन हो उसे दुर्गम कहते हैं और जिसे तैर कर पार करना कठिन हो उसे जो है दूरस्थ कहते हैं, दुस्तर कहते हैं। अगला प्रश्न है इसमें पूछा जा रहा है 37 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि मोहन की कविता मौलिक ना होकर क्या है। मोहन की कविता मौलिक ना होकर दोस्तों इसे कहा जाता है अनुदित है। क्या है? अनुदित है। कि मोहन की कविता मौलिक ना होकर अनुदित है। अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि डंके की चोट पर कहना इस मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त कौन करता है। डंके की चोट पर कहना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है। शोर शराबा करना, स्वाभाविक बातें करना, या फिर सी ऑप्शन आपके सामने है कि सबके सामने घोषित करना या ऊंचे स्वर में चिल्लाना। पूछा गया है कि डंके की चोट पर कहना। डंके की चोट पर कहना अर्थात जो मुहावरा का सही अर्थ होता है सबके सामने घोषित करना। ऑप्शन सी होता है कि डंके की चोट पर कहना बातें जो डंके की चोट पर कही जाती है सबके सामने घोषित करना होता है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। 39 नंबर का प्रश्न पूछा जाए कि पराधीन का संधि विच्छेद क्या है। पराधीन का संधि विच्छेद क्या होता है। तो पर प्लस अधीन जो होता है इसका संधि विच्छेद सही होता है पर प्लस अधीन। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है इसमें पूछा जा रहा है हिंदी का लास्ट प्रश्न है कि कछुआ जो है धर्म किस विधा की रचना है। कछुआ धर्म किस विधा की रचना है दोस्तों। यह दोस्तों आपकी है निबंध की। कौन? कछुआ धर्म जो है किस विधा की रचना है तो यह निबंध की रचना है। इसके रचनाकार की बात करें, इसके लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा है। इसके लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा। कौन है? चंद्रधर शर्मा। चंद्रधर शर्मा इसके लेखक हैं। ठीक दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करते हैं। इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस तिथि को जो है मध्य प्रदेश राज्य के शहडोल से राष्ट्रीय सिकल सेल जो है एनीमिया उन्मूलन मिशन का प्रारंभ किया गया है। यह जो है किस तारीख को किया गया है यह हमसे पूछा गया है। जिसका जो उद्देश्य है दोस्तों 2047 तक सिकल सेल एनीमिया जड़ को समाप्त करना, जड़ से ही समाप्त करना है। यह किस तिथि की बात की गई दोस्तों। इसका जो है
मध्य प्रदेश के राज्य में शहडोल में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन प्रारंभ किया गया है। कब से किया गया है? तो यह आपका किया गया है 1 जुलाई 2023 से। इसका उद्देश्य जो है 2047 तक इसे जड़ से समाप्त करना। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस व्यक्ति को जो है पेन प्रिंटर, कह रहा है कि हाल ही में किस व्यक्ति को पेन प्रिंटर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? 2023 के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है पेन प्रिंटर के। तो यह सम्मानित किया गया है दोस्तों, यह आपके हैं माइकल रोसेन है। कौन है? माइकल रोसेन। अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है, विश्व आर्थिक मंच जो है, विश्व आर्थिक मंच WEF संस्था द्वारा जारी जो है ऊर्जा संस्करण सूचकांक 2023 में भारत का वैश्विक स्तर पर रैंक कितनी है? भारत की चौथी रैंक है दोस्तों। इसमें भारत की आपकी रैंक जो है 67वीं रैंक है। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है 54 नंबर का प्रश्न है कि अक्टूबर-नवंबर 2023 में भारत में जो है आयोजित होने वाले क्रिकेट विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? जो अक्टूबर-नवंबर 2023 में भारत के आयोजित होने वाले क्रिकेट विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो यह सभी को पता होगा, कौन है? शाहरुख खान है। ऑप्शन डी हमारा होता है शाहरुख खान। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है कि केंद्रीय, इसमें कह रहा है कि किस देश के केंद्रीय बैंक ने जो है मिशेल बुलाक को आगामी 7 वर्षों के लिए प्रथम महिला गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है? किस देश की जो है केंद्रीय बैंक ने मिशेल बुलाक को आगामी 7 वर्षों के लिए प्रथम महिला गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है? कौन सा देश है? तो यह आपके ऑस्ट्रेलिया की है। कौन? मिशेल बुलाक जो है ऑस्ट्रेलिया को आगामी 7 वर्षों के लिए प्रथम महिला गवर्नर के रूप में नियुक्त की गई हैं। 56 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है, किस राज्य सरकार ने अपने कृषि विभाग की सहायता से संपूर्ण राज्य में किसानों को कल्याण हेतु मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना प्रारंभ किया गया? कौन से राज्य में शुरू किया गया दोस्तों? मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना प्रारंभ की गई है। तो यह आपके उत्तर प्रदेश राज्य से शुरुआत किया गया। अगला प्रश्न है, इसमें 57 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रतिवर्ष किस तिथि को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? प्रतिवर्ष जो है किस तारीख को या किस तिथि को जो है नेल्सन मंडेला का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, यह आपके 18 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अंतर्गत जो है निम्नलिखित में से विशिष्ट मंत्रालय के लिए 5.94 लाख करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई है। किसके आवंटित की गई है दोस्तों? 5.94 लाख करोड़ रुपए धनराशि आवंटित की गई है। यह आपके रक्षा मंत्रालय को आवंटित की गई है। अगला प्रश्न है 59 नंबर का, इसमें पूछा जा रहा है कि भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत जो है किस शहर या फिर राज्य में प्रथम हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग का आयोजन किया गया है? भारत की जो है G20 अध्यक्षता के अंतर्गत जो है किस शहर या फिर राज्य के प्रथम हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग का आयोजन हुआ है दोस्तों? तो यह आपका हुआ है कौन सी जगह पे? त्रिवंतम जो है त्रिवंतमपुरम केरल में है। कहाँ? त्रिवंतमपुरम केरल राज्य में स्थित है। इसमें पूछा जा रहा है कि 60 नंबर का 25 जून 2023 को निम्न में से किस व्यक्ति का निधन हुआ है जिन्हें विशेष रूप से लिथियम आयन बैटरी के सह आविष्कार तथा 2019 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं? पूछा गया है कि कौन व्यक्ति हैं जो उनका निधन जो है 25 जून 2023 को हुआ है। उन्हें जो है विशेषकर लिथियम आयन बैटरी के सह आविष्कार के रूप में जाना जाता है और उन्हें 2019 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं। कौन व्यक्ति थे दोस्तों जो जिनका निधन अभी हुआ है 2023 में, जून 2023 में? तो यह थे आपके कौन व्यक्ति थे? जॉन बैनिस्टर गुड इनफ थे। कौन है? जॉन बैनिस्टर गुड इनफ, जो कि अमेरिका के रहने वाले थे। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान जो है अमार सोनार बांग्ला की रचना किसने की थी? सभी को पता होगा अमार सोनार की रचना करने वाले कौन व्यक्ति हैं? गुरु रविंद्रनाथ टैगोर है। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा।
अगर अगले प्रश्न की बात करते हैं तो 62 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है। इसमें कह रहा कि फ्लोट फेस्टिवल जो है, फ्लोट फेस्टिवल निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। फ्लोट फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? तो यह आपके जो है तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। किस में मनाया जाता है? फ्लोट फेस्टिवल जो है तमिलनाडु में मनाया जाता है। फ्लोट फेस्टिवल तमिलनाडु में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, इसमें 63 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत की संसद सदनों में विभाजित है। कितने सदनों में विभाजित है, यह हमसे पूछा गया। 2 सदन में, 5, 4, 3। तो भारत की संसद जो है 2 सदन में विभाजित है। कितने सदन में? 2 सदन में विभाजित है, जिसे जो है राज्य सदन कहा जाता है, राज्य सभा और लोकसभा कहा जाता है। अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है, कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन पश्चिम बंगाल का पारंपरिक नाकाब पोष नृत्य जो है मस्कंड डांस है दोस्तों। नकाब पोष नृत्य दोस्तों कौन सा है जो कि मस्कंड डांस कहा जाता है? तो यह गंभीरा को जो है नकाब पोष नृत्य कहा जाता है, पश्चिम बंगाल का है। अगला प्रश्न 65 नंबर का इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस संगीतकार को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन संगीतकार हैं जिन्हें जो है भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? क्या हरिप्रसाद चौरसिया हैं, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हैं, राम नारायण है, उस्ताद अली अकबर खान है? तो इनमें से जो भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं व्यक्ति हैं, यह दोस्तों आपके हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हैं। कौन है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। इनके बारे में अगर बात की जाए दोस्तों तो यह क्या बजाते थे? तो यह शहनाई बजाते थे। क्या बजाते थे? शहनाई वादक थे। ठीक, अगर बात की जाए दोस्तों इन्हें जो है भारत रत्न पुरस्कार कब मिला था? तो इन्हें जो है 2001 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों। ठीक, पूछा जाएगा कि जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हैं या किस वादक क्या बजाते हैं? तो शहनाई बजाते हैं। इनको भारत रत्न पुरस्कार कब मिला है? तो 2001 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 66 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश की 3 राजधानियां हैं? इनमें से किस देश की राजधानी जो है 3 है? ब्राज़ील की है, दक्षिण अफ्रीका की, इंग्लैंड की या फिर यूएसए की? किस देश की 3 राजधानियां हैं दोस्तों? तो बात किया जाए दक्षिण अफ्रीका की। दक्षिण अफ्रीका की जो राजधानी है दोस्तों, यह 3 राजधानी है। दक्षिण अफ्रीका की कितनी राजधानी है? 3 राजधानी है। अब इसके 3 राजधानी की बात करें दोस्तों तो पहली राजधानी कौन सी है? पहली राजधानी केप टाउन है। क्या है? केप टाउन। दूसरी राजधानी की बात करें तो दूसरी राजधानी है प्रिटोरिया है। प्रिटोरिया है। तीसरी राजधानी जो है ब्लामफोंटेन है। कौन है? ब्लामफोंटेन है। ब्लामफोंटेन है दोस्तों इसकी तीसरी राजधानी। ठीक, अगर बात करें दोस्तों कि जो केप टाउन है, केप टाउन जो इसकी राजधानी है, पहली राजधानी केप टाउन है। यह जो है दक्षिण अफ्रीका की विधायी जो है वैधानिक राजधानी है। वैधानिक राजधानी कौन है? केप टाउन है। अगर वहीं बात करें प्रिटोरिया की, प्रिटोरिया जो राजधानी है दक्षिण अफ्रीका की, यह दक्षिण अफ्रीका की जो है प्रशासनिक राजधानी है। प्रशासनिक राजधानी कौन है? प्रिटोरिया है। अगर बात करें दोस्तों ब्लामफोंटेन की राजधानी की बात करें, जो ब्लामफोंटेन है यह दक्षिण अफ्रीका की जो है न्यायिक राजधानी है। न्यायिक राजधानी कौन सी है? न्यायिक राजधानी की बात करें तो ब्लामफोंटेन है। प्रिटोरिया जो है दोस्तों प्रशासनिक राजधानी है। केप टाउन जो है वैधानिक राजधानी है। 3 राजधानी किसकी है? तो दक्षिण अफ्रीका की जो है 3 राजधानियां हैं। अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय आतंकवाद विरोध दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय आतंकवाद विरोध दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 21 मई, 22 मई, 23 मई, 24 मई। तो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद विरोध दिवस जो मनाया जाता है यह आपका 21 जनवरी को मनाया जाता है। 21 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय आतंक विरोध दिवस मनाया जाता है। अगर यहीं बात करें 22 मई को क्या मनाया जाता है? तो 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है।
अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है, कह रहा कि झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है। झारखंड में जो है शिमला किसे कहा जाता है? हजारीबाग को, नेतरहाट को, बोकारो को, रांची को। तो झारखंड का जो शिमला कहा जाता है दोस्तों, यह रांची को कहा जाता है। झारखंड की राजधानी भी रांची है, तो झारखंड के शिमला किसे कहा जाता है? रांची को जो है शिमला भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है कि 69 नंबर का, लाई हरोबा महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। जो लाई हरोबा महोत्सव है यह कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? तो लाई जो है हरोबा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? यह आपका जो मनाया जाता है दोस्तों मणिपुर में मनाया जाता है। लाई हरोबा जो है यह मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है आज का कि बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है। बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? स्पेन का है, कनाडा का, स्कॉटलैंड का या फिर जापान का है। तो जो है वुल फाइटिंग की बात करें दोस्तों, तो यह आपका स्पेन राज्य का जो है राष्ट्रीय खेल है, स्पेन देश का राष्ट्रीय खेल है। बुल फाइटिंग स्पेन का जो है राष्ट्रीय खेल है। ठीक दोस्तों, हमारा प्रश्न जो है आज का यहीं समाप्त होता हुआ। चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।